हेलो गुड इवनिंग साथियों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेएसएससी सीजीएल में जो दोस्तों 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी से संबंधित दोस्तों 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है। तो वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसकी अवस्था के ऊपर, ठीक है। जो है उसकी स्थिति और अवस्था। जैसे अगर मान लो कोई वस्तु गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा काम करती है दोस्तों, ठीक है। कार्य करने की क्षमता पूछा है, कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। तो अगर वो गति में है तो गतिज ऊर्जा, और अगर स्थिति में ऊंचाई पर है जिसमें भी हाइट होता है तो उसमें जो है कि स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जब भी हाइट रहेगा यानी कि mgh का फॉर्मूला, एच में एच का मतलब ही हाइट होता है, तो हाइट रहा तो हमेशा स्थितिज ऊर्जा, तो उसकी स्थिति और अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी वो गोली से कम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी वो गोली से कम होगी। ये होता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के कारण। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है जो दोस्तों, ठीक है, तीसरा जो नियम होता है उसमें तीसरा नियम इसमें काम करता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। और पहला जो नियम है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। और दूसरा से है बल का व्यंजक निकाला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम लोग बात करेंगे 3 नंबर की, कि गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो गति के तीन जो है दोस्तों फॉर्मूला होते हैं, तीन सूत्र होता है, इसको आप याद रखिएगा। पहला जो होता है कि v बराबर u प्लस ए टी, फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2a s करके होता है, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला को याद रखिएगा। तो पहला जो है समीकरण वो किसके किसके बीच संबंध, तो ये जो है स्थिति और समय के बीच जो है संबंध को दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कि इसको ए बोलते हैं। ए मतलब एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या होता है, ठीक है। ए इक्वल टू त्वरण इक्वल टू क्या होता है? संवेग को मोमेंटम कहते हैं दोस्तों, इसको पी से डिनोट किया जाता है ना। पी बराबर एम भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो एल्युमिनियम का दोस्तों केबल बनता है, निकेल और टंगस्टन जो है, टंगस्टन से तो विद्युत का ये बनता है, बल्ब में फिलामेंट बनता है, और निकेल का भी यूज किया जाता है। ये विद्युत के जो है सुचालक है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है और करंट का प्रवाह होता है, लेकिन चीनी मिट्टी जो है इसमें नहीं, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होती है। ये विद्युत का सुचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किस रूप में जाना जाता है? तो ध्वनि की गति से भी अगर अधिक गति है तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति को ध्वनि की गति को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है पराश्रव्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा अपश्रव्य। पराश्रव्य सुनने से ज्यादा होगा दोस्तों, इसको हम लोग सुन भी बहुत ज्यादा होगा। और श्रव्य जिसको हम लोग अच्छी तरह से मानव कान सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। और एक होता है अश्रव्य जो कम होता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होगा? तो पीएच स्केल में दोस्तों जो माप होता है वो कितना होता है? 0 से लेके 14 तक। और 0 नीचे की ओर रहता है, 1 2 3 4 5 और 6, 7वां नंबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। फिर 8 9 10 11 12 14 तक होता है। तो सबसे नीचे जो रहेगा 0 नंबर वो सबसे ज्यादा एसिटिक होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 7 जो होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक है। 7 नंबर क्या होगा? उदासीन। और 7 से जितना ज्यादा जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस यानी क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, बहुत बार कमेंट आता है कि जो है कि अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला, न्यूलैंड्स, मेंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने खाली घर का विकास किया है। तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों तत्वों के आवर्त वर्गीकरण जो है, ठीक है, तत्वों के जो आवर्त वर्गीकरण है इसका विकास किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो है जन्मदाता मेंडलिफ को माना जाता है, ठीक है। किनको? मेंडलिफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता कहा जाता है। अगला, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, फास्फोरस जो होता है दोस्तों जैसे ही ये हवा के संपर्क में आएगा इसमें आग लग जाता है, ठीक है। तो आग लगने से बचाने के लिए
आग लगने से बचाने के लिए इसको कहाँ पानी में डुबोकर रखा जाता है। जबकि सोडियम की बात करें तो सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। इसमें जो है दोस्तों लहसुन के जैसा गंध आता है। कैसा? लहसुन के जैसा। ऑप्शन नंबर बी, आग में पकड़ने के लिए इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। अगला, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए खाली घर की भाग के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए खाली घर की भाग के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये जो है दोस्तों किसके साथ? आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये जो सोडियम होता है दोस्तों, इसी का सूत्र क्या होता है? Na। और Na ये इसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। और सबसे ज्यादा अभी जो सक्रियशील होता है दोस्तों, अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी में, वो होता है पोटेशियम, सबसे ज्यादा। ठीक है, पोटेशियम। इसका एक लाइन होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहो ना, है ना, CAMGAL, है ना, FEPB है। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका है कि कहो ना कमल, है ना, कहो ना कमल जी, यहाँ पे ZN। ठीक है, कहो ना कमल जी फिर प्यार है। ठीक है, कहो ना कमल जी फिर प्यार है। कभी कभी डायरेक्ट ये चार यहाँ से ऑप्शन उठा के दे देगा और सजाने के लिए दे देगा कि इनमें से जो है सक्रियता श्रेणी के आधार पर कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है, फिर कौन कम है। इस तरह से सजाने के लिए अगर दे देगा तो आप इसको सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है? कहो ना कमल जी फिर प्यार है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए, जिंक, फिर लोहा, फिर लेड और लास्ट में हाइड्रोजन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है वो डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग कार्बन के यौगिक पढ़े होंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन को जरूर पढ़े होंगे। उसी में है दोस्तों एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है। ठीक है, एल्केन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक है, और एल्किन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड लगता है। और एल्काइन जो होता है दोस्तों उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड की बात की है। तो प्रोपीन जो है दोस्तों, है ना, प्रोपीन इसमें जो है कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, सिर्फ प्रोपेन रहता तो ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन को प्रोपेन, एल्केन, एल्कीन, प्रोपीन, ये जो है क्या है? ये डुअल बॉन्ड में है। ठीक है, चलिए, अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन। तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निकोलॉजी। ठीक है, ऑर्निको, है ना, लॉजी। ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मकड़ियों का अध्ययन ऑर्कोनोलॉजी कहलाता है। अगला, महिला रोगाणु कोशिका यानी कि ग्रेम सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे गुणसूत्र की बात की है, तो यहाँ पे गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 23। कितने हो जाएंगे? 23। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ह्यूमन में अगर बात करेगा तो टोटल कितने होते हैं? 23 जोड़ा, यानी कि 46 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ महिला रोगाणु कोशिका की बात की है। ठीक है, चलिए, लाल ग्रंथि खाली घर एंजाइम स्रावित करती है। तो लाला ग्रंथि कहाँ पे होती है दोस्तों? ये मुंह में पाया जाता है। ठीक है, लगभग ये दोनों साइड जो है, दांत किनारे किनारे, और सामने जो है तालू के नीचे, यहाँ पे, यहाँ होती है। और इससे क्या निकलती है? लार निकलती है। और उस लार में क्या क्या जो है, कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। पेप्सिन की बात करेंगे तो ये पेट से स्रावित होता है। ठीक है, पेप्सिन कहाँ से? पेप से। टाइलिन अगर ऑप्शन रहता तो टाइलिन भी कहाँ से? यही लारा ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन भी यहीं से निकलता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ठीक है, एंजियोप्लास्टी, मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो वो हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट में। ठीक है, कहाँ पे? हृदय में एंजियोप्लास्टी किया जाता है। अगला, गठिया एक बीमारी है जो खाली घर को प्रभावित करता है। तो गठिया जो है दोस्तों, ये जोड़ों के दर्द से संबंधित है। किससे? जोड़ों के दर्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ों के दर्द से गठिया रोग। गठिया रोग जोड़ों में दर्द का जो है इफेक्ट करता है। अगला, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, फेफड़ा जो है ये गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? आवरण यानी कि उसके ऊपर जो है कवर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, आवरण लगा हुआ होता है। तो ये जो है दोस्तों देवदार के वृक्ष हैं। कौन से हैं?
देवदार, ये बहुत इमारती लकड़ी होती है दोस्तों। देवदार के वृक्ष, चीड़, देवदार, ये सब जो है बड़ी इमारती लकड़ियां होती है। अगला है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटापा को नापने के लिए BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, ठीक है, BMI, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, BMI इसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इसके द्वारा जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, SMS के जनक कौन है? यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के जनक कौन है? तो ये है मैटी मैकोनी। ठीक है, मैटी मैकोनेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीव जॉब्स से बात कीजिएगा दोस्तों, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि स्टीव जॉब्स जो है किसके फाउंडर है। ठीक है, चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो पहला जो है दोस्तों पूर्ण डिजिटल राज्य की बात करेंगे, सबसे ज्यादा साक्षर भी यहीं पे है, कहाँ पे? केरला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, सबसे ज्यादा साक्षरता का प्रतिशत यहीं पे है, केरल में ही है। नेक्स्ट जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय स्रोत। क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन साइंस के जो JSSC सीजीएल में जिस तरह से पूछे जाएंगे, सिर्फ मतलब बिल्कुल उसी बेस पे था दोस्तों। ठीक है, JSSC सीजीएल के बेस पे था। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, और नहीं हो सके तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।